स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम बॉयज शिफ्ट का पेपर जो कि आपका मिड टर्म का पेपर है क्लास 10 के बच्चों के लिए, उसका हम मिड टर्म का पेपर सॉल्व करेंगे। सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया था, आपको 1 से 12 तक के क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा कथन वियना कांग्रेस के संदर्भ में नहीं है। तो वियना कांग्रेस आपने पढ़ी है, 1815 में आयोजित करी गई थी, सही है। इसकी आवश्यकता मैथ्सिकली ने की थी, तो हाँ ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रक्षा के पश्चिम में नए राज्यों की स्थापना भी की गई थी, तो यहाँ ये भी प्रशिया हो जाएगा इसमें, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। डी ऑप्शन ऑल ऑफ 1, 2, 3 आर करेक्ट। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए। तो मृदा आपको बतानी है। इसमें ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है और इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, तो ये मरुस्थलीय मृदा हो जाएंगी। नेक्स्ट यानी एरिड सॉइल्स। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोपण कृषि के संदर्भ में सही है। यानी आपको बताना है ऐसा कौन सा जो रिगार्डिंग प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए इसमें ये व्यापक क्षेत्र में की जाती है, यानी वाइड एरिया में करी जाती है, सही है ये भी। हाँ, अधिक पूंजी की ज़रूरत होती है, हाई कैपिटल चाहिए होती है। इट इज़ यूज्ड मतलब इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सही जोड़े की पहचान कीजिए। स्टेट पुलिस जो है वो पुलिस को देखती है, कम्युनिकेशन को नहीं देखती, बैंकिंग को नहीं देखती, मनी को। ये सारे कौन देखते हैं? यूनियन लिस्ट देखती है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है 5th का बी। निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता में साझेदारी के उदाहरण वितरण का एक उदाहरण नहीं है। यानी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, पर जुडिशरी नहीं है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 6th है इसमें पवित्रा जो है एक बैंक में वर्क करती है। आपको बताना है कौन सी बैंक जो है वो प्राइमरी नहीं हो सकता, सेकेंडरी नहीं हो सकता, तो टर्शरी हो जाएगा, इसमें तृतीय क्षेत्र का आ जाएगा। अब यहाँ पे आंकड़े दे रखे हैं, आपको आय का सबसे समान वितरण बताना है। तो आप देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आप देखिए 18,000, इसमें हमें असमान वितरण बोला गया है। 15,000, 17,000, 13,000, ये भी थोड़ा 2,000 की है। 19,000, 8,500 और 19,000, इनमें ये दो तो सेम है। 17,000, 18,000, एक है, तो ये तीनों तो सेम ही लग रहे हैं, बट 18,000, 2,000 और 1,000 बहुत कम पड़ जाता है, तो सेकंड देश यानी देश 2 यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, तो यानी इसमें सेकंड कंट्री आ जाएगा। 8th क्वेश्चन इसमें हमें दे रखा है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। तो यस इट इज़ ट्रू। The political and constitutional change in the come to the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty monarchy से French citizen में चली गई थी, तो यस assertion भी true है, reason भी true है, तो इसमें आपका A option both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। 9th क्वेश्चन दे रखा है हमें, assertion में दे रखा है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बिकम एसेंशियल ड्यू टू रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन इन फॉरेस्ट। जो कंजर्वेशन है वाइल्ड लाइफ का वो ज़रूरी है, हाँ। कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्योंकि कंजर्वेशन जो है वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्व करता है, तो इसमें असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है। रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में भी असर्शन रीज़न ही है। पहले हमें दे रखा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। हाँ डेवलप्ड कंट्री है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इज़ इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ वेरी हाई, तो यस ये डेवलप्ड कंट्री और पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, तो असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है एंड रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन हमसे स्किप हो गया। 10th क्वेश्चन, द जेंडर डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ क्लियरली विजिबल इन इंडिया। इंडिया सोसाइटी जो जेंडर डिवीज़न है वो क्लियरली दिखता है, क्योंकि इंडिया एक पार्शियलिस्ट सोसाइटी है, तो यस असर्शन और रीज़न है दोनों ट्रू है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एवरेज इनकम किसी कंट्री की कैलकुलेट करी जाती है टोटल इनकम को डिवाइड करके, और किससे? टोटल पॉपुलेशन से, तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ट्रू फॉल्स बताने हैं।
सबसे पहले 13 क्वेश्चन, क्राउन ऑफ ओक लीव्स वाज द सिंबल ऑफ हीरोइज्म, तो यस ट्रू है ये। क्यों और का ऑप्शन भी है, ओलिव ब्रांच अराउंड द वर्ल्ड स्वॉर्ड हैज वाज द सिंबल ऑफ विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह का प्रतीक है, तो यस ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि बांध परियोजना कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिकरण एवं नगरीय अर्थव्यवस्था का सम्मिलित विकास करेगी, तो यस ये सही है, उनका मानना था। डच स्पीकिंग पीपल जो है मेजॉरिटी हैं बेल्जियम में, तो यस ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, गिज़िपी गरिबल्दी किससे रिलेटेड है, वो इटली से रिलेटेड है, जर्मनी से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कब ऑर्गेनाइज हुआ था, ब्राज़ील में, तो वो ब्राज़ील में 1992 को अनाउंस हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सरसों जयाद की फसल है, तो जयाद की नहीं वो राबी की फसल है सरसों जो है, और जो गेहूं भी है वो भी राबी की फसल है, गेहूं भी राबी की फसल है, तो दोनों में ही राबी आएगा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, बेल्जियम इज एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, साथ आकर संघ या नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा बेल्जियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी साथ रहकर संघ बनाना, इसमें हिंदी में साथ रहकर संघ बनाना। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रीलंका में डैश भाषी लोग बहुत संख्यक में, तो सिंघालास थे, तो सिंघालास मेजॉरिटी में, सिंहाला, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ सिंघली। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, भारत संविधान में कुल कितनी भाषाओं 22 अनुसूचित भाषा का दर्जा गया है, यानी 22 लैंग्वेज को शेड्यूल्ड लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा था कि मैथ्सनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है, तो ये मैटरनिच यानी मैटरनिक ने कहा था, मैं इस पर लिख देती हूँ मैटरनिक, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ मैटरनिच। फिर है कल्पना दर्शक को परिभाषित कीजिए, यानी यूटोपियन को परिभाषित करना है। यूटोपियन का मतलब होता है ऐसा समाज जो कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका सरकार ऐसी कल्पना जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती, यानी उसका पूरा होना एकदम असंभव है, इसे यूटोपियन कहते हैं। 23rd क्वेश्चन है हमारा, रक्षित वन से आप क्या समझते हैं, यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से आप क्या समझते हैं, आपको लिखना है। तो रक्षित वन ऐसे स्थायी वन होते हैं जिसका रखरखाव इमारती लकड़ी अन्य पदार्थ उनके बचाव के लिए किया जाता है, यानी जो गवर्नमेंट जिनका रखरखाव करती है उन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं, ये आप लिख देंगे। 24 क्वेश्चन है, कृषि के लिए आवश्यक किसी एक प्रौद्योगिक सुधार का उल्लेख कीजिए, तो सिंचाई के साधनों का विकास, ये आप लिख सकते हैं, यानी हमें इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। 25 है, अंडर विच एक्ट इंडिया इज द प्रोविजन फॉर 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो कौन सा एक्ट है, मनरेगा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और हिंदी में भी आप यहीं से ऐसे लिख लेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, और 2005 भी लिखेंगे। नेक्स्ट है 26, व्हाट वाज नोन एज कैनल कॉलोनीज, यानी नहर बस्ती कैनल कॉलोनीज किन्हें कहा जाता है, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा पंजाब की नहरों की सिंचाई वाले इलाके में अन्य स्थानों के लोगों को लगाकर बसाया गया, उन्हीं बस्ती को हम नहर बस्ती कहते हैं। और इस ऑप्शन में रिंडरपेस्ट आपको पता है एक बीमारी थी, और ये हमारी कहाँ फैली वो आपको बताना है, अफ्रीका में आई एक बीमारी जिससे जान माल की भारी क्षति हुई, और इसके आधार पर चुनाव में उम्मीदवारों को चुनाव हुआ, तो ये आप रिंडरपेस्ट में लिख सकते हैं। 27 क्वेश्चन है, मेंशन एनी वन नेगेटिव इम्पैक्ट कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का कोई एक नेगेटिव इम्पैक्ट बताइए, यानी जातिवाद राजनीति के किसी एक नकारात्मक पहलू का उल्लेख कीजिए, तो कोई एक बता सकते हैं, जाति के आधार पर चुनाव में उम्मीदवारों का चुनाव, ये भी नकारात्मक पहलू है। सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, यानी आप कम्युनलिज्म से क्या समझते हैं, कम्युनलिज्म की डिफाइन बता दीजिए, यानी कम्युनलिज्म एक ऐसी विचारधारा यानी इस विचार पर आधारित है जो धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, यानी कम्युनलिज्म का मतलब होता है कोई एक जो एक रिलीजन का यानी कोई एक धर्म का है वो अपने आप को सुपीरियर मान रहा है बाकी अदर्स से। सेक्शन बी है, देश को एकजुट करने वाले महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया, कथन के निर्यात को समझाइए, यानी नमक ही क्यों चुना उन्होंने ये बताना है आपको।
तो नमक का अमीर गरीब से सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भोजन का अभिन्न हिस्सा, यानी इसके बिना भोजन अधूरा अधूरा है। नमक पर कर्ज और जो नमक पर जो टैक्स थे वो ज़्यादा थे, और उसके उत्पादन पर सरकार इजारेदारी थी, यानी सरकार ने मना कर रखा था कि इस पर अब कोई नहीं होगा, कोई अपने आप से नमक नहीं बनाएगा, हमसे ही खरीदेगा। महात्मा गांधी ने इसे ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। तो आपको ये लिखना था। क्वेश्चन नंबर 29 है, विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए आय एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो विभिन्न देशों की तुलना कर लें, आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है और उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। तुलना करने के लिए प्रति आय का प्रयोग विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विभिन्न देशों का वर्गीकरण करता है। आप ये लिख देंगे। यदि 1970 से 94 के दौरान बेल्जियम के नीति निर्माता होते तो वहाँ अलगलवाद को रोकने के लिए आप क्या क्या कदम उठाते? आप वर्णन लिखिए। तो सभी भाषाई समूह के सांसदों के बहुमत से ही विशेष कानून बनाते, राज्य सरकारों को स्वायत्तता देते और सामुदायिक सरकारों को मजबूतता। फिर है 31 क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको इसकी अवधारणा को समझाना है। यानी GDP क्या है? किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल योगफल को, यानी जो फाइनल गुड्स होते हैं और सर्विसिंग टैक्स जितना होता है पूरे ईयर का, उसे हम सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ये किसी देश के भीतर किसी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता को दर्शाता है या दिखाता है। फिर हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कुछ सजेशन दीजिए कि वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़। तो आप लिख सकते हैं, हम उसे मजदूरी सुनिश्चित करें, यानी टाइम फिक्स कर दें। सवेतन छुट्टी की व्यवस्था, यानी जो पेड हॉलीडेज़ दें। और भविष्य निधि की व्यवस्था, यानी हमें वो फ्यूचर नीड्स भी अभी वर्क करें, यानी हमारी थोड़ी फैसिलिटीज़ को दें। सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इंडिया एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, यानी फेडरल कंट्री है। आपको इस स्टेटमेंट को समझाना है। तो ये त्रिस्तरीय सरकार है। संविधान में शक्तियों का, जिसमें शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। शक्तियों का बंटवारा संविधान की एक बुनियादी बात है जिसे अकेले संसद भी बदलाव नहीं कर सकती। विवाद की स्थिति में न्यायपालिका निर्णय अंतिम होता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण क्षति से होने वाले नुकसान कभी भी राज्य राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं रखते। कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जो हमारे जो क्या कहते हैं डैमेज होते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वो नेशनल बाउंड्रीज़ में नहीं होते। आपको इसे इवैल्यूएट करना है, क्योंकि गैर नवीकरण संसाधनों के भंडार सीमित है। संसाधनों की धारिता महत्वपूर्ण है। पर्यावरण में गिरावट किसी एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं है। हम सबका भविष्य परस्पर इस पर जुड़ा हुआ है। 34 क्वेश्चन है, जेब में रखा रुपया वह सब वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीद सकता जिसकी आवश्यकता आपको एक बेहतर जीवन दे सकती है। इसे आपको उदाहरण से समझाना है। क्योंकि आप देखिए, प्रदूषण मुक्त अगर हम पैसे हैं हमारे पास, तो हम प्रदूषण मुक्त वातावरण पैसों से नहीं खरीद सकते। हम बिना मिलावट की दवाएं नहीं ले सकते। द्रव्य जो द्रव्य है वो संक्रांत बीमारी से नहीं बचा सकता। कोई पैसा हमें बीमारी से नहीं बचा सकता। और कितनी भौतिक वस्तुएं, यानी उसका बीमारी का इलाज ही नहीं होगा कभी, तो वो कैसे बचा लेगा। कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, आय अपने आप में संपूर्ण रूप में पर्याप्त सूचक नहीं है। नेक्स्ट है, देश के, इसका अथवा ही क्वेश्चन है, देश के विकास के लिए विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न लक्ष्य हो सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से कथन पुष्टि करें। तो प्रदूषण मुक्त वातावरण रूप से नहीं खरीदा जा सकता। बिना मिलावट की दवाई नहीं दिला सकती। जो व्यक्ति संक्रांतक बीमारी है उससे नहीं बचा सकता, इसलिए आय में संपूर्ण रूप से प्राप्त सूचक नहीं है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा डिफरेंट करके से पूछा गया है। फिर है 35 क्वेश्चन, आपको लिमिटेशंस बतानी है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की, या फिर आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का लिमिटेशंस बतानी है। तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की लिखेंगे, सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। दमित वर्ग भी कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखते थे। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका भी कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। कांग्रेस से दूर हो रहे मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। और आपको अगर नॉन कॉपरेशन के बताने हो तो आप यही लिख सकते हैं, जस्ट लाइक नॉन कॉपरेशन में हुआ था, शहरों में खादी कपड़ा महंगा होने के कारण मिल के कपड़ों का विरोध करना असंभव था। वैकल्पिक संस्थानों का अभाव था। विद्यार्थियों और स्कूल
लौटने लगे, क्योंकि था ही नहीं और कोई स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं थे, और ग्रामीण क्षेत्रों में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया, यानी लोगों को मारने पीटने लगे थे। अब सोर्स बेस्ड है, इस सोर्स को आपको पढ़ना है, मैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चन टिक कराऊंगी क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ, आपको पढ़ के करना है। 36 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अलाइज। तो अलाइज कंट्री का कौन पार्ट नहीं है, तो जर्मनी अलाइज कंट्री का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों के साथ नहीं था। तो केंद्र यानी सेंट्रल पावर्स के साथ कौन सा देश इसमें नहीं था, तो वो ब्रिटेन था, इसमें ब्रिटेन आ जाएगा। 36.3 यानी थर्ड क्वेश्चन है, इसमें प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई। फिर है 36.4 फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कितने सालों तक चला, तो वो 4 साल तक चला, यानी 4 साल से भी अधिक चला था। यहाँ पे आपका मोर देन 4 ईयर्स आ जाएगा। 36.5 यानी लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे, तो यस ट्रू है। ये पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, तो यस ये भी ट्रू है। ये दो खेमों के बीच लड़ा गया, तो ट्रू है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36.5 में आपका डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। 37 में भी पैसेज ही आपका दे रखा है। अब इस पैसेज के आंसर करते हैं। 37.1 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फॉर डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में पैसेज से अगर हम पढ़ेंगे तो हैबिटेटल डिस्ट्रक्शन भी है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी है, डिक्लाइन हो जाएगा, हंटिंग एंड पोचिंग भी है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा आपका। 37.2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एज द मेन कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या था, तो इसमें हमारा था ओवर पॉपुलेशन, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट, यानी अत्यधिक जनसंख्या। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ट्रू है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज़ नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल या हमारा बायोलॉजिकल रिसोर्स, तो ये भी हमारा ट्रू है। द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल बायोडाइवर्सिटी, तो ये भी ट्रू है। द बायोलॉजिकल लॉसेस हैव इंक्रीजिंगली impoverished many indigenous and other forest independent communities, तो ये तीनों ही हमारे ट्रू है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पैसेज में यही दे रखा है। इनमें से कौन सा ट्रू है आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें आपका पर कैपिटल जो पर कैपिटल रिसोर्स है वो हाईएस्ट इन डेवलप्ड कंट्रीज़, तो नहीं, सब में होता है। पर कैपिटल रिसोर्स यूज इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लोअर देन डेवलप्ड कंट्रीज़, तो ये यूज़ ही नहीं होता। पर कैपिटल रिसोर्स इज़ द लोएस्ट इन डेवलप्ड कंट्रीज़, तो यस ये ट्रू है आपका। 37.5 लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। तो कौन सा इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन नहीं है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का ये हो सकता है। इनइक्विटेबल यानी इक्वल नहीं बांटा गया रिसोर्स का कंजप्शन, ये भी हो सकता है। डिफरेंट शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वायरमेंट, तो डिफरेंट मतलब पावर एकदम सही तरीके से नहीं बांटी जाए, तो ये तीनों ही फैक्टर्स हो सकते हैं इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के। पर पेड़ लगाना यानी वृक्षारोपण अफॉरेस्टेशन नहीं हो सकता, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 36.6, इसमें 5 ही करने बट 6 छठा भी मैं आपको करवा देती हूँ। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बायोलॉजिकल लॉसेस हैव इंक्रीजिंगली मार्गलाइज मैनी इंडिजिनस एंड अदर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़, तो ये ट्रू है। फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ डायरेक्ट डिपेंड ऑन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ फॉर फूड, ड्रिंक, मेडिसिन एंड कल्चर स्पेशलिटी, ये भी ट्रू है। बोथ दोनों ट्रू है या फिर इसमें आपको बताना है नॉन ऑफ द ट्रू है। तो इसमें जो हमें अगर हम पैसेज के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे दोनों ही ट्रू हैं, बोथ ऑफ द अबव आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 38 हमारा पैरा, इसे आपको पढ़ना है एंड क्वेश्चंस का आंसर करने हैं। 38.1 का क्वेश्चन का हम देखते हैं। टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं टर्शरी सेक्टर को, क्योंकि एक्टिविटीज़ टर्शरी सेक्टर की जनरेट होती है एज अ सर्विस, तो इसमें आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। 38.2 हमें पूछा गया है द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी सेक्टर, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो 3 सेक्टर में डिवाइड है, तो इसमें आपका 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर के फीचर्स बताने हैं। तो गुड्स आर प्रोड्यूस अंडर द एक्टिविटी ऑफ सेक्टर, तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता। एक्टिविटी ऑफ दिस सेक्टर हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो सर्विस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। यस, द सेक्टर इज द ओनली अंडर पब्लिक सेक्टर, तो ये भी नहीं होगा, और प्राइवेट सेक्टर के अंडर भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। बैंक सेवाएं किस क्षेत्र का उदाहरण है। तो बैंक सेवाएं हमें पता है, बैंक सेवाएं जो है वो हमारी सर्विस सेक्टर के उदाहरण है, तो यानी सेवा क्षेत्रक, सी ऑप्शन करेक्ट है। 38.5 इसमें क्वेश्चन पूछा है हमें, इन विच सेक्टर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। तो कौन से सेक्टर में गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में भी होता है और सेकेंडरी सेक्टर में भी होते हैं, क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स है वो भी तो मैन्युफैक्चर ही हो रहा है। तो इसमें आपका बोथ ऑप्शन ए एंड बी आ जाएगा, यानी विकल्प ए और बी दोनों। तो इसमें आपका 5th है। 39 पैसेज आपको पढ़ना है इसको एंड आंसर करने हैं। 39.1 वाई इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमॉन्ग द हाईली पेड एंड वैल्यू जॉब स्टिल वेरी स्मॉल इन इंडिया। तो इंडिया में अभी भी सबसे छोटा क्या है, क्योंकि वुमेन डू नॉट अटेन हायर एजुकेशन ड्यू टू लैक ऑफ, क्योंकि वुमेन्स को हायर एजुकेशन नहीं देते और रिसोर्सेज की भी कमी है, तो उन्हें लीस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन है, और ये आपका पैसेज में ही दे रखा है। 39.2 शिशु लिंगु अनुपात क्या होता है, यानी चाइल्ड सेक्स रेशो क्या है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो है नंबर ऑफ गर्ल्स चिल्ड्रंस पर 1000 बॉय, इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है 3rd क्वेश्चन, इसमें व्हाट इज़ द प्रोविज़न ऑफ इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। तो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के तहत हमें बोला जाता है कि इक्वल वेजेस देंगे इक्वल वर्क के लिए, तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है यानी क्वेश्चन नंबर 39.4, इसमें हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इनकरेक्ट। तो इनमें से इनकरेक्ट कह रहा है, तो इसमें आप देखिए प्रोफेशनल ऑफ वुमेन अमॉन्ग हाईली पेड एंड वैल्यू जॉब इज़ वेरी स्मॉल, तो ये तो ट्रू है। वुमेन स्टिल लेस गेट लेस अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एजुकेशन, ये भी ट्रू है। मैनी पार्ट्स इंडिया में सब सन्स यानी बेटे प्रेफर करते हैं, तो ये भी ट्रू है। यानी इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट्स जो है वो इक्वल वेजेस पेड इक्वल वर्क, यानी ये जो इक्वल रेम्यूनरेशन आता है कि वो हमारे इक्वल वेजेस देता है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 39.5 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टाइटल ऑफ पैराग्राफ। तो इनमें से कौन सा जो है टाइटल ऑफ पैराग्राफ हो सकता है। तो डिस्क्रिमिनेशन विद द वुमेन टाइट, आप इसे पढ़ के एकदम देखेंगे तो आपका यही होगा। नेक्स्ट है मैप बेस्ड क्वेश्चन, वह स्थान जहां गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून तोड़ा था, तो इसमें आपका दांडी आ जाएगा। और मैं अभी दांडी को फिल करना ही बता दूंगी। द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। द प्लेस वेयर कांग्रेस ऑर्गेनाइज इस सेशन इन सितंबर 1920। तो कांग्रेस ने जहाँ पे अपना सेशन सितंबर 1920 में तो वो हमारा प्लेस है कैलकटा, कैलकटा यानी कलकत्ता। और यहाँ पे दांडी आ जाएगा, दांडी, और यहाँ पे दांडी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वही पूछा गया था, आपको 4 दे रखे थे, आपको चारों फिल करने थे। तो सबसे पहले पांगड़ा नांगल बांध जो कि अमृतसर में है, फिर हमें सलाल बांध जो कि उत्तराखंड में है, और हमें हीराकुंड जो कि हमें उड़ीसा में है, और ऐसे ही हमें एक बांध और दे रखा था वो हमें फिल करना था। दांडी जो है वो गुजरात में है, और कलकत्ता हमारा कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है। आपको ये सारे मैप में फिल कर लेना है। आई होप आपको ये पेपर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके इसके अकॉर्डिंग कितने नंबर बन रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।